स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। इस वीडियो में मैं आपको 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें आए हुए मैथ्स के सवालों का सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिएगा मेरे भाई, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है हमारे अब दिल्ली पुलिस की ही तैयारी में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी एक ही सलाह है। सलाह ये है कि वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होएगा वो ठीक ठाक एग्ज़ाम होएगा, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हालांकि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो मैथ्स के सवाल है वो आसान ही आते हैं, लेकिन इतने आसान भी नहीं आते हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे सवाल आएंगे। तो चलिएगा, बिना देरी किए मैं आप लोगों का ये दिल्ली पुलिस का सेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको परमानेंट दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का, करीब करीब सभी का मैथ्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकेगा तो साथ में आपको जीएस की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चलिएगा, बिना देरी करे हम अपने सवालों पे आते हैं। चलिएगा, क्या कहते हैं कि ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ये अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिएगा, ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 को हम 40 से काटेंगे, 4 पंजे 20, और 50 से काटेंगे, 5 चौक 20। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। दोनों ने मिलकर के कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। ये देखिएगा, ये लिखा 5 दिन। 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और 4 9 पंजे 45, तो 45 काम हो गया। अब काम कितना बचेगा आपके पास? 155 काम बचेगा। बी छोड़ के चला गया तो ए बचा। ए की एफिशिएंसी है 5। कहता है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले कर देगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 31 दिन में कर देगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 है आपका ये वाला। देखिएगा, अब अगले सवाल पे आते हैं। कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मामूली सवाल भी आपके सर में दर्द कर देंगे। अब चलिएगा, थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ गए। क्या कहता है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है। ओके, मूल धनराशि कितनी होगी? देखिएगा, पहले कितनी थी? 9% की दर थी, 9%, और बाद में कितनी हो गई? 13.1/2%। तो ये कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 1 27/2% आ जाएगा ये। अब 9 को मैं 18/9 को मैं ये लिखना चाहता हूँ कि 18/2% लिख दूँ 9 को। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं इनका डिफरेंस लेने वाला हूँ। 18 इन दोनों का डिफरेंस लेने वाला हूँ। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा 27। अब दोनों के हर बराबर हो गए तो 27 में से 18 के कितने बचे? 9 बचे। तो 9/2 आ गया। अब ये बढ़ा हुआ पार्ट किसके आइडेंटिकल होगा? 3690 के। 3690 के होगा। तो आप इसको काट दीजिएगा। 9 से इसे काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 0। फिर 2 उधर जाएगा ऊपर गुणा में, तो 2 की गुणा हो जाएगी। परसेंटेज हटेगा यहाँ से तो 100 की भी गुणा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0 0, 82,000 आ जाएगा। 82,000। ऑप्शन नंबर 3 देख रहे होंगे आप। देखिएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 3।
आई होप कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे वाले सवाल पे। तीसरे वाले सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। थर्ड सवाल देखिएगा, इसका जो लास्ट का ऑप्शन कटा हुआ है ना, फोर्थ ऑप्शन, ये 2 घंटे और 40 मिनट है। 2 घंटे 40 मिनट ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन मैं आपको बता दूं। सवाल हमारे पास है, सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। कहाँ गया? लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा कितना समय होगा। तो देखिएगा मेरे भाई, महिला मंदिर तक एक तो पैदल जाती है बाई फुट और सवारी से वापस आती है सवारी से, तो इस तरह उसको कितना समय लगता है? 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का इस्तेमाल करे, सवारी प्लस सवारी, तो 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे उसको। क्लियर है? अब कहता है कि यदि वह दोनों ओर पैदल चले, यहाँ भी बाई फुट और यहाँ भी बाई फुट, तब तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा, उसे छोड़ दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे इस लाइन पे फोकस करें आप। दोनों तरफ अगर सवारी इस्तेमाल करती है, S4 मैंने सवारी के लिए लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसका आधा कर लो आप। सिंगल, ये देखो दोनों तरफ का समय है, आने का और जाने का, ये वाला समय, तो अगर इसका आधा कर ले तो हम या तो जाने का या आने का एक तरफ का समय आ जाएगा। मतलब क्लियर कहने का ये है कि एक तरफ सवारी से कितना समय लगेगा वो समय हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका आधा कर दीजिएगा, इसका पूरे के पूरे का आधा। अब हमने इसका आधा किया, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर, और 20 मिनट का भी आधा कर दो यानी कि 10 मिनट। आधा घंटा 10 मिनट। वैसे तो हम इस आधा घंटा 10 मिनट को 40 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है ना, हमें आधा करना है। अपने सवाल के अनुसार चलते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब क्या कहता है, तो ये एक तरफ का यानी कि S की वैल्यू आ गई ना, ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई? S की वैल्यू है। जस्ट ए मिनट, ये वैल्यू आ गई आपकी S की, S बराबर ये आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस S की वैल्यू को F प्लस S में से, देखना जरा, अगर F प्लस S में से S घटा दे तो F बचेगा, तो ये F प्लस S ही तो है आपके पास। जस्ट मिनट, ये आपके पास F प्लस S ही तो है। इसमें से अगर S घटा दे तो F बचा जाएगा, और F ही हमें चाहिए, तो घटा दीजिएगा। इसमें से घटाएंगे हम 1/2H और 10 मिनट, तो ये रिज़ल्ट मैं यहाँ लिखूँगा नीचे। ये रिज़ल्ट क्या आएगा कि 3 घंटे में से आधा घंटा गया, यानी कि 2 सही 1/2 आवर बचेंगे, और 20 मिनट में से 10 मिनट गई यानी कि 10 मिनट बचेंगे। अब ये समय बचा, तो ये आपका सिंगल F है, ये सिंगल F है। एक तरफ से पैदल जाने में लगने वाला समय आ गया आपके पास 2.5 घंटे 10 मिनट। अब ये जो आधा घंटा दिख रहा है ना आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला, इसको 30 मिनट में बदल लो, यानी कि ये हो जाएगा 2 घंटे प्लस 30 मिनट, और फिर ये 10 मिनट अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 और 10 40 मिनट हो गए। अब मैं इनको अगर हटा के यहाँ से ऐसे कर दूं 2 घंटे 40 मिनट, तो ये आ गया। अब देखो इसने पूछा क्या है, यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय। तो हम ये नहीं कह सकते अगर वो दोनों तरफ पैदल चलेगी और उसका आधा करेंगे, तो एक तरफ के पैदल का टाइम ही तो पूछ रहा है आपसे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 4th, ऑप्शन नंबर आपका 4th है इसमें, 2 घंटे 40 मिनट। आपको दिख भी रहा होगा इसमें। चलिएगा, ऐसी ये जो क्वेश्चन का पार्ट कटा हुआ है, ये आपको अगले क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 4th नंबर का सवाल है भाई,
चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल क्या कहता है? चौथे सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर बताओ। बहुत ईजी है, देखिएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b कितना है, आप यहाँ लिख लीजिएगा इसको। a मल्टीप्लाई b कितना है बराबर 9216। क्लियर है? इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। 9216 आ गया। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं, मतलब a बाई b करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। तो इस इक्वेशन से हम a बराबर 16b नहीं लिख सकते क्या? ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि a की जगह क्या लिखना है? 16b, और एक b ये रहा आपका, और बराबर 9216, यानी कि b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9216 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, 8 एकम 8, एक बचेगा 12 हो गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, 2 छीकी 12, 576। तो b स्क्वायर बराबर 576 आ गया आपके पास। अब इसमें क्या करेंगे? तो b की वैल्यू निकाल दो ना, 576 का अंडर रूट कर दो, ये 26 का 576, 24 का, तो 24 आ जाएगा। 24, क्योंकि 576 जो है ना वो आपका 24 का होल स्क्वायर होता है। अब b की वैल्यू आ गई आपकी 24, b की वैल्यू 24 आ गई। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था a बराबर 16। देखिएगा, a बराबर, या यूँ कह दे कि a बराबर 16b। तो अगर b की वैल्यू 24 है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16 गुना 24। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 16 चौका 64, हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 आ गया। 384 किसकी वैल्यू है? ये a की वैल्यू आ गई। a और b दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 384 में से अगर 24 घटा दे, क्योंकि ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, दोनों का अंतर 360 आ जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। चलिएगा, अब 5वें सवाल पे चलते हैं। वही 5वां सवाल। 5वें सवाल को मैं आपको कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। चलिएगा, लेते हैं आपका 5वां सवाल। ये है आपका 5वां सवाल। आ जाइए। ये आपका 5वां सवाल ले लिया भाई। 5वें सवाल में क्या कहता है? x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w ब्रैकेट क्लोज्ड रेशो 2x प्लस जेड माइनस w ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 2:3:1 है, तो 5w माइनस 3x माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड रेशो 3w का अनुपात क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इसका। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। देखिएगा मेरे भाई, इसने बोला है कि ये जो आपको दिया गया है ना, ये
इसी से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यही वो चीज़ है जो आपको सॉल्यूशन दे सकती है। आप देख रहे होंगे कि 2+1 अगर करें तो बीच की वैल्यू प्राप्त होती है। आप देख लो, अगर 2+1 करें शुरू वाले को और लास्ट वाले को तो 3 आता है, और बीच वाला पार्ट भी 3 ही है। बीच वाला पार्ट भी आपका 3 ही है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को और इस वाले को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। चलिएगा ऐड करते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड और प्लस 2x प्लस जेड और माइनस डब्लू। ठीक है, ये बराबर होगा किसके? बीच वाले हिस्से के। बराबर इसके कर दो इसको y माइनस जेड और प्लस 2w, ये आ जाएगा। प्लस 2w को ठीक से लिखता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, इधर के y से ये y खत्म, माइनस जेड से माइनस जेड खत्म, और 2 यानी कि ये z माइनस, ठीक है, बस अब यही कटेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा एक 2x ये रहा और एक ये रहा, तो यानी कि ये आ जाएगा 3x। उसके बाद प्लस z माइनस w बराबर 2w। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3x प्लस z बराबर, ये w इधर चला जाएगा और जुड़ जाएगा, यानी कि 3w के बराबर आ जाएगा। ये रिलेशन यहाँ से आ गया। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, किसमें? ये जो आइडेंटिटी इसने हमें दी है। चलिएगा रखते हैं भाई। 5w माइनस, यहाँ देखिएगा कॉमन ले लीजिएगा आप, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 3x प्लस जेड आ जाएगा और रेशो 3w, ये ऐसे बदल जाएगा भाई। यहाँ 3x प्लस जेड की वैल्यू क्या दी है? ये दी है ना, इसकी जगह 3w रख दो भाई 3w। 5w और ये इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह 3w रख सकते हैं, यानी कि 3w रेशो 3w। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2w रेशो 3w, यानी कि w से w कटा तो आपका रेशो आ गया, यहाँ से देखिएगा 2:3 आ गया आपका। कितना आ गया? 2:3। रब कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आ गया ना आपका 2:3। तो w से आपका, जस्ट ए मिनट, w से आपका w कटा तो ये आ जाएगा 2:3, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। क्लियर है? चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल। छठे सवाल में क्या कहता है? एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। ठीक है, उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिएगा मेरे भाई, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में, बहुत आसान सवाल है। इसको हटा देते हैं भाई। चलिएगा सवाल सोल्व करता हूँ। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर पर इतने वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत आसान है भाई। पहले की 3 गुनी ब्याज, पहले ब्याज दर कितनी थी? 10, तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। ओके, ब्याज दर पर 4/2/5 वर्ष कितने हैं भाई? 5 × 20 और 2 22, 22/5।
इन दोनों की गुणा कर ली, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी होता है, पीआरटी और पी हमें पता नहीं है, बस आरटी मल्टीप्लिकेशन करके उनका रिजल्ट निकाल लो आप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है आप लोगों को। चलिएगा, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकालो। 5 छंग 30 तो 22, ये 25 नहीं है 22 है, ये ठीक कर देता हूँ इसको। ये 4 5 20 और 2 22 है ना, ये 22/5 तो 22 छिका 132 आ गया। इनका रिजल्ट कितना आ गया? 132 आ गया। सोल्व करके कितना आ गया? 132। इसको हटा देते हैं भाई। तो सोल्व करके आपके पास आ गया 132। क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट जो 132 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। इन चारों में से जो भी ऑप्शन 132 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। 132 को फैक्टराइज कर लो आप। इसको हम 11 गुणा 12 लिख सकते हैं 132 को, या फिर लिख सकते हैं 11 गुणा 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है। आपको पता है क्या, आपको एक 30 या 40 सेकंड में सवाल को करना है एग्ज़ाम में। तो 3 से कटने वाली संख्या चेक करते हैं। ये पहले वाली संख्या को चेक करते हैं भाई। पहले वाली संख्या में ये देखिएगा 4 और 2 6 और 2 8। अगर इनका समेसन 8 आया है तो वो 3 से नहीं कटता, तो ये पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरा चेक करो 6 और 2 8 और 5 13, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन करो 5 और 2 7 और 8 15, 3 5 15, ये 3 से कटता है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसे 4 से भी चेक करना है हमें और फिर 11 से भी। और लास्ट वाला ऑप्शन भी 3 से कटता है। अब ये 3 से दोनों कटते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 4 से कौन कौन से कटते हैं। देखिएगा इसके लास्ट में 80 है और इसके लास्ट में 70 है। क्या ये 4 से कट जाएगा? 70 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका मैं क्लियरली लिख दूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बरसों तक दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में नंबर नहीं डाल सकते। यही वो टैक्टिक्स है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आप भी दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनिए, मेहनत करिए। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है भाई? आते हैं 7वें सवाल पे। सातवें सवाल में क्या दिया है ये देखिएगा मेरे भाई। 7वां सवाल दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। ठीक है, इस सवाल के ऑप्शंस मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको किसी और तरीके से करवा देता हूँ। और ये आपका सातवां सवाल ये आ गया भाई स्क्रीन पर आपका 7वां सवाल। ये लीजिए, कहता है कि दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 का भुगतान किया गया। यदि ए को
बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया, तो बी को कितनी राशि रुपयों में का भुगतान किया गया। बहुत आसान सवाल है ये, देखिएगा आप सॉल्यूशन इसका। भाई 44, ये ए है और ये बी है, सीधी सी बात है। 4400 रुपये हैं, इसने ये दो आदमियों में बांटे, ये ए है और ये बी है। बी को कितना दिया, कहते हैं कि यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, अगर बी को 100 रुपये मिले थे तो इसको 120 मिले। क्लियर है, इसको 120 दिए गए, तो दोनों का रेशो निकाल लो मेरे भाई। तो ये आ जाएगा 6:5। 6:5 ऊपर कर लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 6:5 आ गया। अब 6:5 को जो 4400 रुपये हैं उसको 6:5 में डिवाइड कर दो, 6:5 में बांट दो। 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 से 44 को डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 400 आ गया। अब पूछा किसका है, बी को कितनी राशि मिली, तो बी का पार्ट कौन सा है, ये है। तो 4 पंजे 20, 400 की और 5 की गुना कर दो, कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, आप चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन आपके सामने आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। 7 सवाल हो गए, 8वें सवाल को देखिएगा। 8वां सवाल, जस्ट ए मिनट, आपकी जो प्रॉब्लम, ठीक है। 8वां सवाल है आपका ये वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को देख लीजिएगा। कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, ये 15% की छूट है ना, देखिएगा आपको 15% की छूट दी गई है। 15%, फिर दी है 20%, फिर दी है आपको 18%। यही तो दी आपको 3 चीज़ें छूटें हैं। इन छूट से आप एसपी निकाल लो डायरेक्ट। 15 को 100 में से घटाओ, 85 आ गया, 85%। फिर परसेंट भी हटा हुआ है, परसेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देखना 15% दिया ना तो डायरेक्ट 85 लिख लो, मल्टीप्लाई 20% दिया तो 80 लिख लो। 100 में से घटाओ ना, 100 में से 18 गए तो बचा 82, 82। ये आपका एसपी आ गया और ये डायरेक्ट आइडेंटिकल होगा किसके, 22, 30 और 40। मैं पॉइंट भी नहीं लगाता, डायरेक्ट ही सोल्व करके दिखाऊंगा आपको और एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका। चलिएगा देखिएगा भाई, काटो इसको, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 20 हो गया। 4 पंजे 20, 2 बच गए, फिर 23 हो गए। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 बच गए 24 हो गए। 4 छः 24, 0। फिर 0 से ये 0 कट गई, फिर 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2788 आ गया भाई। अब फिर 2 से काट दो इसको, 4 और 1 आ जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा 18 हो गए, 2 नम 18, 2 चौक 8। फिर आप इसको 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 अठे 136, 3 बच गए 34 हो गए, 17 दूनी 34, यानी कि इससे काट देंगे तो फिर 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाता है आपके पास। उसके बाद अच्छा 41, 2 से काटा था ना ये, हाँ 5 रह गया ना। अब इधर जब 0 से देखो, इधर 5 रह गया, इधर 2 रह गया, ठीक है। तो इधर 0 बढ़ा लो, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 4 आया, ठीक है। 4 के सामने ज़्यादा से ज़्यादा 0 लगेंगी, बस कट के यही आएगा, यानी कि 4 किस में, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो आप, आंसर आ गया आपका। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, आपको 1 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन का। आपको टिक करना है, एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका। आप जीरोज के चक्कर में पड़ेंगे, जीरोज को लगा लो आप,
उसमें क्या है, इधर की 6 जीरो उधर जाएंगी जब आप, और इधर की जो पॉइंट हटेंगे 6 जीरो में से 2 जीरो तो ये कम हो जाएंगी, 1 जीरो ये कम हो गई, और 5 से 1 जीरो वो कट गई, तो यानी कि वही 3 जीरो रह गई आपके पास। क्लियर है? तो जीरोज का तो आप वैसे भी अंदाज़ा वो हिसाब लगा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है आपका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दिया करते क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे भाई। क्या कहता है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ठीक ठाक सवाल है, एसएससी सीजीएल टियर 1 लेवल का सवाल दे रखा है आपको। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चों से इस सवाल को करवाया जाता है 2020 में। देखिएगा, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? निकटतम पूर्णांक तक सही निकालो। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक सही निकाल के देंगे इसको। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। देखिएगा, ये प्रॉफिट है और ये सीपी है। ठीक है, उसकी लागत का 120% है। मान लो लागत भाई उसको कहते हैं सीपी को, सीपी 100 है तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो 120 है। तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का योग ही तो एसपी होगा, यानी कि 220 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी भाई, ये फुलफिल होगी, इसका काम हो गया ख़त्म यहीं तक। अब कहते हैं यहाँ देखो, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, लागत कितनी है 100 से कितनी कर दी गई 25% बढ़ा दी, यानी कि 125 कर दी, और विक्रय मूल्य को नियत रखा गया। दूसरे केस में विक्रय मूल्य भी 220 ही रहा, यहाँ जितना था उतना ही रखा। ठीक है, रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत, तो लाभ कैसे निकलेगी, इन दोनों का अंतर ही तो लाभ होगा भाई। 220 में से 125 गए, 95 बचेगा, ये 95 प्रॉफिट आ गया। अब कहता है कि पता है क्या कंडीशन दी इसने, प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, प्राप्त होने वाला लाभ, यानी कि जो 95 है वो 220 का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो निकालनी है आप, 95 को 220 से डिवाइड कर दो और प्रतिशत का साइन वो 100 से गुणा कर दो ऊपर, आ गया आंसर आपका। 0 से 0 कट गई और 22 चौक 88, यानी कि 22 चौक 88 आ गया, और यानी कि दो ही ऑप्शन है 47 और 43, और एक और डिवाइड कर लो, 22 चौक 88, 95 में से 88 गए, 15 में से 8 गए 7, यानी कि 70, 22 30 66, यानी कि 3 चलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया मेरे भाई। 43 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं। 10वां सवाल और भी इजी है भाई, ये है दिल्ली पुलिस के लायक सवाल, छोटा सा। चलिएगा, क्या कहता है, 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। सीधे सीधे गुणा करवा रहा है आपसे, 529 लिया आपने और 201 लिया, इसकी गुणा कर दो आप, बात खत्म हुई। ये 529 डायरेक्ट लिख लिया, 0 की गुणा करेंगे 1 डिजिट आगे तक लिख दो, फिर 0 0 0 और फिर एक ये क्रॉस लगा दिया, 2 नंबर 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 3 और 3 6, यानी कि ये इनको जोड़ करके कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, यानी कि 3 और 3 6, नहीं 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि ये जो 0 लगा है ना इसके बाद पॉइंट लगा दो, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से कितना ज़्यादा है, 0.063 और 29, ऑप्शन नंबर आपका 06329 थर्ड ऑप्शन है इसमें आंसर आपका। एक तरीका तो ये है भाई इसे करने का, ये है ना 10.06 आया है ना इसका, 06329 ये आ जाएगा ना। एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट गुणा कर दो, गुणा करने में कोई बड़ी बात नहीं है,
दूसरा तरीका और बता रहा मैं शॉर्ट ट्रिक से, अगर किसी को गुणा आती हो तो वो बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 529 की 201 में गुणा करनी है ना, तो डायरेक्ट देखो गुणा बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। 529 की 201 में गुणा डायरेक्ट एक लाइन में, इस लाइन में कर दूंगा मैं इसको। एक निम्मा 9, 2 एकम 2 और 0 यानी कि 2 आ गया। और फिर 5 एकम 5, 2 नम 18 और 2 0 0 यानी 18 5 23 का 3 का हासिल 2, ऊपर लाइन काट दो। फिर 0 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 पंजे 10। तो पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 3 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, यानी कि 1.06329, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 06329, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं था इसमें। 11वां सवाल देख लो भाई। 11वें सवाल में क्या है? 11वें सवाल में है, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्ग के घास के मैदान के कोने में बंधी है। ये वर्ग है, वर्ग तो बना दूं मैं इसका, ये वर्ग है मेरे भाई। इस कोने में खूंटा है, खूंटे से यहाँ गाय बंधी हुई है, वह इस तरफ ऐसे 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 घूमती है, क्योंकि वर्ग के चारों तरफ नहीं घूम पाती, वो एक ही तरफ घूम पाती है, दीवार होगी ना। तो देखो मेरे भाई, इस तरह की एक संरचना बनेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये सर्कल का एक फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का एरिया निकाल दो 1/4, फोर्थ पार्ट 1/4 पार्ट है ना ये, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो πr², आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं दोनों खूंटे से बंधी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, लंबाई ही तो रेडियस है, तो इसको 1/4 और गुना 22/7 और गुना 14 कितना है, लंबाई ही तो रेडियस है, रस्सी की लंबाई, तो 7 दूनी 14 और फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 2 से फिर ये 2 कट गया, तो 22 सत्ते 154 आपका आंसर आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका। अगर किसी के क्वेश्चन ये समझ में ना आया हो, फिगर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा, एक स्क्वायर है इस तरह का, यहाँ पे गाय बंधी हुई है, यहाँ पे खूंटा है और यहाँ पे एक रस्सी है, तो गाय जो उसको खींच के बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मैक्सिमम एरिया तक कहाँ तक घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो देखिएगा, अगर वो पूरा गोल गोल घूमती है तो ये स्क्वायर है, तो ये 1/4 पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, ये फिर तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया। तो πr² होता है एक सर्कल का एरिया, तो इसका 1/4 हिस्सा मैंने लिया है। ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है, तो एक चौथाई हिस्से में ही गाय चर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 सवाल हो गए, 12वें सवाल पे आते हैं। 12वां सवाल देख लो भाई फटाफट, 2-3 क्वेश्चन है, करा देता हूँ आपको ये। चलिएगा, सवाल आपके सामने है। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है, पहला औसत कितना था, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई, मतलब ठीक है, तो पहला औसत कितना था 62,000 रुपये, और अब जो वेतन है कितना है 64,250, तो दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा, यानी कि 2250 आ जाएगा। अब ये 2250 जो है ना, तो यदि उनके वेतनों का नया औसत कितना है, ये है, और वे बंदे अभी भी 5 ही हैं, तो 5 की गुना कर दो इस 2250 में। क्यों? क्योंकि ये 2250 वो अमाउंट है जो सभी पाँचों में बराबर बराबर बट गई थी, उसकी जो तनख्वाह बढ़ी थी, तनख्वाह बढ़े हुआ हिस्सा मान लीजिए 10,000 था, तो 10,000 को 5 जगह बराबर बराबर बांट दिया गया, तभी तो औसत आता है। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 5 0 0 5 पंजे 25 हासिल 2 और 22 पंजे 110 और 2 112, यानी कि
ये आ जाएगा, जस्ट मिनट, कितना आ गया ये, 500, 5×5 = 25 हासिल 2, 5×2 = 10 और 2 = 12 हासिल 1, 5×2 = 10 और 1 = 11, 11,250 रुपये। 11,250 रुपये ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। क्लियर है भाई। टोटल इंक्रीमेंट उसकी जो तनख्वाह थी ना, तनख्वाह बढ़ी है ना उसकी, ये बढ़ी है। यही 11,250 रुपये जब सुरेंद्र के बढ़े थे, तो जब उनका पाँचों का औसत दोबारा निकाला गया तो ये 11,250 रुपये को 5 से डिवाइड करो, वो 5 जगह अलग अलग बराबर बराबर हिस्सों में बट गया होगा, तभी वो औसत बनता है। ठीक है, तभी औसत 64,250 बना था, नहीं तो औसत 6200 रुपये था। ठीक है, चलिएगा अब अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। आपका ऑप्शन कट गया, ऑप्शन सही कर देता हूँ। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, किराया, रेंट, किराया हिंदी में लिखेंगे भाई, अंग्रेज नहीं बनते ज़्यादा। ये है ना सवाल, ये आपका। किराए के बारे में बात करता है। किराया कितना है, 22% और 40% घरेलू खर्च प्लस राशन, इस पे कितना खर्च करता है वो, 40%। क्लियर है। और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा और अन्य मदों पर। शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च करता है, शिक्षा प्लस मद, मद वस्तु को बोलते हैं वही आर्टिकल को, और शेष आय का। तो देखो शेष टोटल आय कितनी थी हमारी, 100% थी। ठीक है, उसमें से 40 और प्लस 22 कितना हो गया, 62 खर्च कर दी उसने, तो 100 में से 62 गए, कितने बचे, 38 बचे। तो 38% कहता है कि शेष आय का 50%। अब 38 का 50% इस पे खर्च करता है भाई, देख लो ध्यान से। अब 38 का 50% और 50% कितने के बराबर होता है, 1/2 के। तो 38 का आधा निकाल लो ना, कितना हो जाएगा, 38 का आधा 19 हो जाएगा, सीधे सीधे 19 लिख देता हूँ मैं। 19% वो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च बताओ। एक बात बताओ, 22 प्लस 40 और प्लस 19 ये सब जोड़ करके पता है कितना बनता है, 81 बनेगा। तो 100 में से 81 घटा लो, खर्चा घटा दिया भाई। आय में से अगर खर्च घटा देंगे आप, आय कितनी थी हमारी, आय 100, उसमें से खर्च कितना घटा दिया, 81, क्योंकि इन तीनों को जोड़ करके 81 आएगा, इन तीनों को जोड़ करके 81 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो बचत आपकी कितनी आ गई, बचत आ गई आपकी 19%। अब ये बचत किसके बराबर है, 3800 के, 19 दूनी 38, 200 और 2 जीरो इस परसेंटेज के साइन से, यानी कि 19 दूनी 38, 3800 है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ओहो जस्ट मिनट, इसको काट तो दूँ मैं जरा यहाँ से। कहते हैं यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च बताओ कितना है। तो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कितना है भाई, 19%। 3800 का अगर मैं 19% ही निकाल दूँ 3800 का, तो उसमें क्या दिक्कत है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 19। जस्ट ए मिनट, इसको सोल्व कर लो भाई। 19% आपका क्या हो गया, बचत हो गई, अभी तो निकाली हमने। और ये आइडेंटिकल किसकी होगी, 3800 के। तो जब 19 से 38 को काटेंगे तो 19 दूनी 38, 200 और 20,000 आ गया टोटल आय। टोटल आय का आप कितना 19% निकाल दो, क्योंकि
19 दूनी 38, वही 3800 रुपये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आ जाएगा। ये देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। देखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। किराए पे 22% खर्च किया, खर्च और राशन पर 40% किया, तो कहता है कि जो शेष बचा कितना, 40 और 22 कितना हो गया, 62। तो 62 को अगर 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 38, और 38 हमारे पास शेष बची। अब इस शेष का 38% का कितना, 38 का कितना, 50%, तो यह आधा यानी कि 19% खर्च करता है वो इस मदों पर। यह आ गया आपका 19%। क्लियर है। अब बचत कितनी आई आपकी, इन सबको आप जोड़ लो, इनको जोड़ करके आता है 81। तो बचत आएगी आय में से, यानी कि ये आय है आपकी, आय में से अगर खर्च को घटा देंगे ना 81 को, तो 19 आ जाएगा, ये आपकी बचत आ जाएगी। लेकिन जो बचत है ये 19% बचत, ये 3800 के बराबर हो जाएगी। 19 दूनी 38, 200, और ये एक परसेंटेज का साइन हटेगा 2000, यानी कि 20,000 आय आ जाएगी टोटल। तो मैं इसको हटा दूँ, अब टोटल आय कितनी आ गई हमारे पास, 20,000 आ गई मेरे भाई। कहता है कि शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना था, 19% था, इसका 19% निकाल दो भाई। इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 19 दूनी 38, 3800 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। चलिएगा 14वां सवाल। 14वां सवाल करवाता हूँ भाई, देखिएगा। चौदहवें सवाल में क्या है देखिएगा। कहता है कि 24.5 सेंटीमीटर गुना 16.5 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी। देखिएगा, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर की 3 होता है, ठीक है, जहाँ आर रेडियस है। और इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, घनाभ के वॉल्यूम के बराबर होगा। घनाभ का वॉल्यूम होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 245 गुना 165 और गुना 12, और इसके बट्टे में 0, इसके बट्टे में भी 0, और इधर की वैल्यू आर कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछा है उसने। तो काटो मेरे भाई, इसको रेड कलर ले लेते हैं और काटते हैं, काटना चालू करते हैं। पाई की जगह मैं 22/7 लिखना चाहूँगा। पाई की जगह 22/7 मैंने लिख दिया। अब काटते हैं इसको, तो 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12, 22, और उसके बाद नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 और 2, यानी कि 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 पंजे 55। क्लियर। उसके बाद 2 को नीचे ले आओ। अब यहाँ ये 3 इधर जाएगा, 7 भी इधर जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ये ले लीजिएगा आप, 245 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 15 गुना 3 और गुना फिर 3 और गुना 7, और बटे में नीचे आ जाएगा 2 गुना 10 गुना 10, और इसका क्यूब रूट कर दो मेरे भाई आप। ये देखिएगा, 5
तिया 15, यहीं काटो इसको, यहीं काटो इसको। इसको काट देते हैं यहाँ से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। उसके बाद और कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 नम 45। तो ये आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि एक 7 ये रहा और 2 7 ये रहे। चलिएगा, देखिए मेरे भाई 14वां सवाल, 14वां सवाल देखिएगा क्या कहता है। 24.5 सेंटीमीटर गुना 16.5 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर की विमा वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि जो गोले की त्रिज्या निकालेंगे, जो गोले का वॉल्यूम होगा ना आपके पास, गोले का जो वॉल्यूम होगा, ये देखिएगा, ये 14वां सवाल है ना आपका। गोले का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा 4/3, 4/3 गुना 22/7 और गुना r की पावर 3। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके 24/10, 24.5 है ना ये, 245/10 कर दो इसको, 165/10 कर दो और गुना 12 कर दो, ठीक है। इनको काट दो भाई, काट देते हैं इनको। कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं ब्लू, और अब इनको काट देते हैं। तो 4 तिया 12 और 2 से कटेगा 11 हो जाएगा, और 165 245 नहीं कटेगा ये इससे, तो इसको बैक कर दो। इसको 11 से काटो, 11 से 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 पंजे 55, कोई दिक्कत नहीं आता। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 नम 45, 5 दूनी 10। 1 2 7 तो ये रहे और 1 7 ये रहा, तो इधर आ गया भाई 7 की पावर 3, उधर से 7 हट गया, इधर आएगा। अब 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, यानी कि 3 की पावर 3। और उसके बाद ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी और ये भी। उसके बाद 2 आता है नीचे, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा और 1 2 ये इधर नीचे खींच के आएगा, 2 की पावर 3, और इन सब का क्यूब कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। देखो मेरे भाई, तो ये आ जाएगी r की वैल्यू 7 और गुना 3 और बटा 2, 21/2, यानी कि 10.5 आ जाएगी वैल्यू। r की वैल्यू आ गई 10.5। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपके समझ में आई होगी। यही कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में करनी है। अब मैं इसको हटा के आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका है इसमें थर्ड, 10.5 आंसर आपका। कैलकुलेशन है, काट पीट है और कुछ नहीं है। चलिएगा, अब आपका नेक्स्ट को सवाल आता है 15वां सवाल। देख लो भाई, 15वें सवाल में क्या है, देखिएगा क्या कहता है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतने से पूर्णतः विभाजित होगा? आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 5 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम पता है कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनका एलसीएम आ जाएगा 20। देखो आप, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 4 और ये 2, फिर आ जाएगा 1 और 1 और 2 और ये 1, तो 4 पंजे 20 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है भाई, इनका एलसीएम ले लिया हमने और ये आ गया आपके पास 20। अब इस एलसीएम से इस संख्या को काटेंगे, डिवाइड करेंगे 34 3 2 को। 20 एकम 20 कितना बच गया? 4 बच गया भाई, और एक आ गया 143, 20 सत्ते 140, 140 आ गया मेरे भाई, 3 बच गया। अब 3 बच गया तो 2 उतार लिया, 20 एकम 20 कितना बच गया? 12 बच गया। अब 12 बचा, कहता है कि जोड़ने पर। देखिएगा, अगर कहता है जोड़ने पर तो आपको 20 का और 12 का अंतर लिखना होगा, यानी कि 20 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। और अगर कहता है कि क्या घटाया जाए,
तो फिर आप सिर्फ 12 आंसर होता आपका, ये ध्यान दें आप। जब आपको जोड़ने के लिए बोले, जोड़ने के लिए, तो आप भी इसका, आपको 20 का और इसका अंतर लिखना पड़ेगा। और जब आपको घटाने के लिए बोले कि क्या घटाया जाए, घटाने के लिए अगर बोलता है तो आपका आंसर सीधे सीधे 12 हो जाता। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।